पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात में एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इससे पहले दो लाइनें कि किस पर करें भरोसा, किस पर करें भरोसा, चेहरों पर मुखौटा शुमार है। किस पर करें भरोसा, चेहरों पर मुखौटा शुमार है, पल पल है धोखा, हर हाथ में छुपा हथियार है। सियासत जब भी चर्चा में आती है तो कुछ न कुछ नया लेकर के आती है। पुराना तो इतिहास हो जाता है और वर्तमान के सीने पर बहुत कुछ लिखती भी है। आप लगातार देख रहे होंगे कि बिहार अब 2025 के चुनाव की तरफ आगे बढ़ा है और इसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। इन चर्चाओं में कई नाम हमारे सामने हैं, उन नामों पे भी है और उन नामों के साथ साथ वो नाम कौन सी रणनीतियां बना रहे हैं, 2025 के चुनाव के लिए क्या है उन एक्शन प्लान, इन सारी बातों को लेकर के कोई छुपा करके तो कोई बोल करके अपनी अपनी रणनीति का इजहार कर रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, उंगली डाल करके चेक कर रहा है कि कितना तासीर है इस बिहार की राजनीति के जमीन में। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि 2024 में जो इसी साल 2 महीना पहले चुनाव समाप्त हुआ, उस चुनाव ने बहुत कुछ सीखने समझने के लिए दिया और ख़ास करके जब बिहार की चर्चा होगी, 2025 में विधानसभा की चुनाव होगी, तो निश्चित रूप से इस चुनाव के कई अच्छे बुरे पहलू उस चुनाव में घाटा और फ़ायदा दोनों दे सकते हैं। आंकड़ों के गणित जोड़े जा रहे हैं और इसके साथ साथ आंकड़ों के गणित में वर्तमान बिहार जिस दशा और दिशा के साथ है उसमें से सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव अपने समीकरण के साथ नए समीकरण जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ हद तक कामयाब ही हुए, लेकिन बहुत हद तक उन्होंने अपनी जो ज़मीन थी, जो उनका वोट बैंक था, उसको भी गंवाया है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदला है और 1990 में जो समाजवाद की धारा शुरू हुई थी, समाजवादियों का बिहार की राजनीति में पदार्पण हुआ था और उनके हाथ में बिहार की सत्ता आई थी, वो सत्ता पिछले 37-38 वर्षों से वही चल रही है। 15 साल नीतीश कुमार ने और 15 साल लालू प्रसाद ने, दोनों ने अपना शासन कर लिया। नीतीश कुमार 18वें 19वें साल में प्रवेश कर गए हैं। तो यानी कि 37-38 सालों से जो ये राजनीति चल रही थी उसने कई रूप रंग देखे हैं। इस बीच में आपने देखा लालू प्रसाद आए। लालू प्रसाद ने समाजवाद की बात की, अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को सत्ता में लाने के लिए, आवाज़ देने के लिए, उनको मान सम्मान देने के लिए और सामाजिक धारा में समानता की बात की। लेकिन जब मौका मिला तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना करके उन्होंने वो मिसाल कायम किया जो आज तक चर्चा का विषय होता है कि वो परिवारवाद से, समाजवाद की धारा से शुरू होकर परिवारवाद तक आकर समाप्त हो गए। आज भी आप उठा करके देख लें तो लोकसभा चुनाव समाप्त हुए हैं, उसमें से उनके परिवार से उनकी 2 बेटियां चुनाव लड़ रही थी। इसको लेकर के भी समाजवाद की धारा से जोड़ा जा रहा है और परिवारवाद की धारा से लालू प्रसाद को नीतीश कुमार लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार भी कम घिरे नहीं हैं। नीतीश कुमार पर भी आरोप लगा है कि जब त्रिवेणी संगम बनाया गया था तो ये चर्चा हुई थी कि आगे चल करके यादव, कुर्मी और कोयरी, ये 3 जो बड़े घटक दल हैं ओबीसी के, ये सत्ता पर काबिज होंगे। यादव को मिल गया, कुर्मी भी पिछले 19 साल से हैं। अब कुशवाहा समाज, कोयरी समाज इस सत्ता पर अपना वर्चस्व जमाना चाहता है, अपना धाक जमाना चाहता है, क्योंकि संख्या बल में वो कहीं ना कहीं कुर्मी समाज से ज़्यादा है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 14% यदि यादवों को निकाल दिया जाए तो बाकी के 13% में सबसे बड़ा जो जातीय वर्ग है वो कोयरी समाज है। नीतीश कुमार को आंख मूंद करके समर्थन देता रहा है और कोयरी समाज के कई नेता मजबूती के साथ आज भी खड़े हैं। बिहार की राजनीति में वो अपना खूंटा गाड़कर हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा सबसे बड़े नेता के रूप में आज के समय में गिने जाते हैं। उसके अलावा लंबी फहरिस्त है। सम्राट चौधरी का नाम लीजिए आप, श्री भगवान कुशवाहा का नाम लीजिए, और भी कई ऐसे नेता हैं, लगातार आप उनका नाम गिनते चले जाइए। अब ये नाम जो हैं कहीं ना कहीं
एक अलग धारा की तरफ जाना चाहते हैं, जिसको लेकर के लालू प्रसाद ने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग में वो सफल भी रहे और असफल भी रहे। एक सीट कुशवाहा समाज को दिलवा करके उन्होंने कुशवाहा समाज के हितैषी होने की कम से कम कोशिश की। लेकिन इन सब के बीच में जो ठीक टाइमिंग देखिएगा, ठीक रुपौली चुनाव के पहले तेजस्वी यादव की तरफ से एक चिट्ठी आती है और उस चिट्ठी में कहा जाता है कि प्रशांत किशोर से दूरी बना करके रखें, उनके साथ कोई भी रिश्ता आरजेडी के लोग नहीं रखें। आरजेडी के लोग प्रशांत किशोर की टीम में जा करके छले जाएंगे, ठगे जाएंगे। और ये टाइमिंग इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं इसके पीछे की राजनीति जरूर है, और राजनीति सामने देखने को भी मिली। रुपौली चुनाव में प्रशांत किशोर की एंट्री जरूर हुई, भले ही साइलेंटली हुई, सामने से फ्रंट से वो नहीं आए, लेकिन साइलेंटली उन्होंने एंट्री मारी। और एंट्री मारने का नतीजा ये हुआ कि वहाँ तीसरे नंबर पर पहुँच गई है राष्ट्रीय जनता दल। अब प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है? केंद्रीय स्तर पर यह चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी अपनाती है कि कुछ छोटे राज्यों में या कुछ सीटों पे जहां बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां वोटों का पोलराइजेशन कर सकती है, वोटों को अपने पक्ष में कर सकती है, तो वहां हार जाती है। ये उसके स्ट्रेटजी का हिस्सा है। लेकिन यहाँ बिहार में 2025 के चुनाव से पहले जिस तरह से प्रशांत किशोर तेज़ी दिखाना शुरू कर दिया, और ये तेज़ी तब शुरू हुई है जब ये कहा गया है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि प्रशांत किशोर की पार्टी में जाने से पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी खूब बढ़िया से सोच समझ ले कि वहाँ जाकर ठगे जाएंगे। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल में उनका पूरा हक हुकूक मिला हुआ है, सब कुछ जो चाहिए था उनको पूरा कर दिया गया है। खैर, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के बीच में अब ये कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए के घटक दल हो, ये कह रहे हैं कि दोनों मिलकर के कोई खिचड़ी पका रहे हैं और एनडीए को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। अब ये क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर की जो रणनीति है, उस रणनीति से बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर को लेकर के ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। प्रशांत किशोर ने इसका भी जवाब दिया है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि वो अगर बी टीम होते तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की नहीं खानी पड़ती। उन्होंने ये भी कहा कि हमने दावा किया था कि तिहाई अंक में प्रवेश नहीं करने देंगे, और नहीं हुआ। इसका सीधा मतलब है कि प्रशांत किशोर का 36 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो क्या प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव आने वाले 2025 के चुनाव के लिए भीतर ही भीतर कोई खिचड़ी पका रहे हैं? क्या इस खिचड़ी से नीतीश कुमार को आउट करने का प्लान है? क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बहुत अच्छा बैट्समैन होता है उसको घेरा जाता है, उसके जो सबसे मजबूत पहलू हैं उसी पर अटैक किया जाता है कि जिससे वो गलती करे। और नीतीश कुमार जिस स्टेट ऑफ माइंड के साथ काम कर रहे हैं और जितना उनको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक दलों ने अपना नेता मान लिया है, उससे वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं, वो घातक भी हो सकता है। प्रशांत किशोर लगातार जिस तरह की रणनीतियां अपना रहे हैं, उन रणनीतियों में 2-3 बातें बहुत मजबूती के साथ देखी जा रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे साफ साफ लग रहा है कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। उन्होंने इधर बीच में बहुत सारी चीज़ें शुरू की। 2022 में उन्होंने जब यात्रा शुरू की, 2 अक्टूबर 2022 को यात्रा पर जो वो निकले हुए थे, तब से लेकर के अब तक, यानी 2023 बीता, 2024 में हम आ गए हैं, और 2024 के 2 अक्टूबर को 2 साल के बाद प्रशांत किशोर अपनी यात्रा और यात्रा के साथ साथ अपनी पार्टी का अनाउंसमेंट करेंगे, और उस अनाउंसमेंट के साथ बहुत कुछ आगे देखने को मिलेगा। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि उन्होंने यात्रा 2000 से अधिक किलोमीटर तक की कर ली है। इसके अलावा जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ों को बता रहा है। रुपौली के चुनाव में प्रशांत किशोर का इन्फ्लुएंस अगर माना जाए तो मुस्लिम वोट कट करके आए हैं राष्ट्रीय जनता दल से, यानी राष्ट्रीय जनता दल का जो MY समीकरण था वो टूटा है। प्रशांत किशोर बिहार में 2015 में मजबूती के साथ काम कर चुके हैं और महागठबंधन के लिए उन्होंने फील्डिंग की है। तो निश्चित रूप से जो क्षेत्र रक्षक होता है वो पूरे फील्ड का मुआयना कर लेता है, और मुआयना करने के बाद उसे पता चलता है कि किस तरह का ये पिच है। आज जब खुद बैटिंग के लिए उतरेंगे
तो निश्चित रूप से उनको पिच का अंदाज़ा होगा और डिस्टेंस का भी अंदाज़ा होगा कि किधर बॉल उठा करके मारेंगे तो वो कैच नहीं होंगे, बाउंड्री पार कर देंगे। ये सारे समीकरण जोड़ते हुए ओबीसी में 27% जो उनका जनसंख्या है, उस जनसंख्या पर 14% यादवों को निकाल दिया जाए तो 13% अन्य जो जातियां हैं उस पर प्रशांत किशोर ने फोकस बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस फोकस के साथ साथ आप सीधी तौर पर समझ सकते हैं कि इसका घाटा और फायदा किसको होगा। अगर प्रशांत किशोर की ये रणनीति है कि 13% ओबीसी के अन्य जाति के लोग जो हैं उनको अपने तरफ आकृष्ट कर रहे हैं, उनसे बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि आपको इन जो 38-39 साल हैं उसमें क्या मिला, तो निश्चित रूप से एक सवाल जरूर खड़ा होता है। अब इसके बाद आगे अगर बात करते हैं आप तो ईबीसी को लेकर के वो और ज़्यादा मुखर हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि ईबीसी को अब तक कुछ भी नहीं मिला। ईबीसी के लोगों को सिर्फ वोट बैंक समझ करके उनको ठगा जाता है, उनके वोट लिए जाते हैं और उनके हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। इनके प्रतिनिधित्व को भी सही आकलन करके इनको सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि हम उनको 36% है तो 36% के हिसाब से ही उनको हम आने वाले चुनाव में प्रतिनिधित्व देंगे। 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की घोषणा वो एक तरह से मानिए तो कर चुके हैं। हालांकि विधिवत इसकी घोषणा 2 अक्टूबर को जब पार्टी का घोषणा करेंगे उसके बाद करेंगे। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट में भी उनका कहना है कि शेड्यूल कास्ट में जो अपर हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली हैं, जिसमें पासवान वगैरह हैं। महादलित को मौका कम मिला है और महादलित जो बाकी बच जाते हैं 19% में, उस पर उनका फोकस है। यानी कि इस सेक्टर में भी वो माझी को और अगर चिराग पासवान को छोड़ दिया जाए तो इस 19% में 50% वोट प्रशांत किशोर अपनी तरफ करना चाहते हैं, जिसके लिए कहीं ना कहीं अगर ऐसा संभव होता है तो ये लॉस एनडीए गठबंधन को होगा। यानी कि यहाँ भी खिचड़ी पकने वाली जो खुशबू है वो कहीं ना कहीं आ रही है। इसके अलावे आपको बताएं कि उन्होंने जनरल कैटेगरी को भी यह एहसास दिलाया है कि आपको भारतीय जनता पार्टी ये कह करके कि हम आपको अधिकार देंगे ठगती रही है, आपको वोट बैंक की तरह यूज़ करती है। नीतीश कुमार ने आपका वोट तो लिया लेकिन आपको प्रतिनिधित्व कितना दिया। अब संजय झा की तरफ मत देखिएगा क्योंकि संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और ऐसे समय बनाए गए हैं जहां नीतीश कुमार की रणनीति का वो मोहरा है, हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का ये कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल ने तो भूरा बाल साफ करने की बात ही कर दी है। किस सवर्णों के बारे में क्या सोचा है यह अच्छी तरह से सभी जानते हैं और कांग्रेस की वैसी हैसियत नहीं है कि वो सवर्णों को अपने हिसाब से प्रतिनिधित्व दे सके या उनको मान सम्मान दे सके। खैर, इन सारी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर ने इस सेक्टर पर भी हमला किया है, लेकिन सबसे बड़ा जो हमला उनका है वो मुस्लिम पर है। और मुस्लिम पर हमला के बाद यहाँ फिर एक बार आश्चर्य होने लगता है कि क्या वास्तव में खिचड़ी पक रही है या फिर प्रशांत किशोर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। मुस्लिम वोटरों ने रुपौली में शंकर सिंह को वोट किया और प्रशांत किशोर कहा जा रहा है कि अंदर ही अंदर फील्डिंग कर रहे थे। मुस्लिम वोटरों ने अच्छा खासा वोट किया और संभावना ये व्यक्त की जा रही थी कि सिवान में हिना साहब जीत जाएंगी, लेकिन अंतिम समय में सवर्णों ने या फिर कुछ वर्गों ने अचानक से अपना मन बदला और 24 घंटे के अंदर में ये पूरा का पूरा खेल बदल गया। वरना वहाँ भी निर्दलीय की जीत पक्की थी। प्रशांत किशोर ने वहाँ ज़बरदस्त फील्डिंग किया था और उनकी रणनीति थी कि यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को साइलेंट रखा जाए और सवर्णों को ऊपर किया जाए। लेकिन किसी कारणवश अचानक से वहाँ परिस्थितियाँ बदली और उसका नतीजा आपके सामने है। इसके अलावे महिलाओं पर विशेष फोकस करके जो नीतीश कुमार की मेन वोटर हैं, और यही वो ट्विस्ट है जिसके लिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि क्या नीतीश रेस शुरू होते ही आउट हो जाएंगे। नीतीश रेस से आउट हो जाएंगे यदि 40 महिलाओं को टिकट देने की बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर। अगर ऐसा संभव होता है तो नीतीश कुमार का जो महिला वोट बैंक है, साइलेंट वोट बैंक है, जो हमेशा नीतीश कुमार को 15% वोट दिलाता रहा है, वो टूटेगा और जब टूटेगा तो नीतीश कुमार इस रेस से आउट हो जाएंगे। पूरा मंथन का दौर चल रहा है और भीतर की बात में हमने आपको बताने की कोशिश की कि नीतीश कुमार कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं। और अगर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के दुखती रग पर, जैसा कि आपको पता है कि 2015 में किस तरह से प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए फील्डिंग की थी, 2020 में नीतीश कुमार की स्थिति क्या थी,
उसी महिला वोटरों ने नीतीश कुमार को बचा लिया था, वरना मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनके हाथ से निकल गई होती। आज वही महिला वोटर अगर 40 महिलाओं को खड़ा कर देते हैं प्रशांत किशोर, तो ये मान के चलिए आप कि नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं को वोट अगर कर दें तो नीतीश कुमार पैदल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में बड़ी मजबूती से आ जाएगी और नीतीश कुमार को आउट करके भारतीय जनता पार्टी इन हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार बिहार के सत्ता से ओझल भी हो सकते हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन रणनीतियाँ जारी हैं। आपको कैसा लगा ये विश्लेषण कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके विचार बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अब से लेकर के काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ये काउंटडाउन लगभग 450 दिनों का है, जिसमें आपकी और आपके विचार की बहुत ज़रूरत है। इतना ही नहीं, आपके क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है। यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप भारत लाइव को अपनी फीडबैक दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आप क्या करेंगे। हम आपकी बातों को इस मंच पे रखेंगे और बिहार के लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।